स्वागत है आप सभी का क्लासमेट टीचर के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टार्टअप के लिए फंडिंग कहाँ से लाते हैं, कैसे अपने एक स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करते हैं, कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करते हैं, किसी और का पैसा यूज़ करके अपने इन्वेस्टर को कैसे आप इन्फ्लुएंस करोगे कि वो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट की पता है एक अच्छी बात क्या होती है, जब आप लोन लेते हो तो आपके सिर पे एक प्रेशर होता है कि आपको इसे लौटाना है, आपको इसका इंटरेस्ट भरना है। बट वहीं अगर कोई सामने वाला आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो आपको ये टेंशन नहीं रहती अपने माइंड पे कि मुझे लौटाना है, इसका इंटरेस्ट भरना है। इन्वेस्ट किया है तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका एक परसेंटेज रहेगा जो वो ले लेगा, लॉस हुआ तो उसका पैसा डूबेगा। तो अगर आपको लॉस हुआ तो आपको देना नहीं है, क्योंकि उसमें से उसका जो पैसा है उसमें से भी मनी डिडक्ट होगा, क्योंकि वो आपका हिस्सेदार था। तो इन्वेस्टमेंट की ये बात बढ़िया है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता कि आपको पैसा लौटाना है, इसका किस्त भरनी है या फिर किसी का ब्याज चुकाना है। तो वो इन्वेस्टमेंट में बढ़िया बात है। अब देखो यार, स्टार्टअप के लिए कैसे होता है सब कुछ, क्या स्टेजेस हैं इन्वेस्टमेंट की, कहाँ आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, और एक बोनस टिप देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में कि कहाँ आपको अपनी बात या अपने प्लान को शो करना है इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। मतलब वो कौन सी जगह है जहां आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, वो कौन सी जगह है जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके प्लान में पैसा लगाएंगे, जो आपको अपना पैसा देंगे कि ये लो हमारा पैसा, करो इस पर बिजनेस। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। पहली, प्री सीड फंडिंग, जिसे हम कहते हैं द बूट स्ट्रैपिंग स्टेज। इन्हें अपन गहराई से समझेंगे, बट अभी एक बार ओवरव्यू मारते हैं। सीड फंडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, सीरीज डी फंडिंग एंड आईपीओ। आईपीओ एकदम एंड वाला होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग इकट्ठे करते हैं। 5-5 हज़ार करोड़ की फंडिंग आईपीओ से इकट्ठी होती है। तो वो भी हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमारी आज की वीडियो या आज की क्लास स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर, और देखते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले तो फंडिंग की ज़रूरत किसे पड़ती है और किसे फंडिंग मिलेगी, तो इसके लिए हमें जानना होता है बेसिक डिफरेंस एक बिजनेस के बीच में और एक स्टार्टअप के बीच में। यार पहले तो ये बताओ कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? हमारे चौराहे पे एक पनवाड़ी अपनी पान की दुकान लगा के बैठा है, तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस। एक पनवाड़ी पान की दुकान में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है डेफिनेटली। एक व्यक्ति सब्जी बेचता है, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। बिजनेस और स्टार्टअप में बेसिक डिफरेंस ये है कि बिजनेस हो सकता है आप केवल अपनी नीड्स को, अपनी एक इनकम जनरेट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, बट स्टार्टअप को एक बड़ी सोच के साथ मतलब शुरू किया जाता है। स्टार्टअप को एक बड़ी सोच के साथ शुरू किया जाता है कि हाँ, इससे एक दिन आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसे कहते हैं स्टार्टअप। बिजनेस जो लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक बढ़िया लाइन बोल रहा हूँ, एवरी स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस बट एवरी बिजनेस इज़ नॉट अ स्टार्टअप। आप कोई भी स्टार्टअप करोगे वो बिजनेस की कैटेगरी में तो आएगा, बट हर एक बिजनेस स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या पनवाड़ी की जो दुकान है, पान की जो दुकान है, उसे हम स्टार्टअप कह सकते हैं? क्या वो जिस व्यक्ति की वो दुकान है, वो व्यक्ति किसी इन्वेस्टर के पास जाके ये बोल सकता है कि ये लो साहब, ये है मेरा प्लान, मैं अपना आउटलेट निकालना चाहता हूँ इसी शहर में एक और जगह पे, मुझे पुराने बस स्टैंड पर भी अपना आउटलेट निकालना है, तो इन्वेस्ट करो। तो क्या आप उस प्लान में इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। आपने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। हो सकता है बिजनेस में चांसेस है कि इन्वेस्टर्स नहीं मिले, बट स्टार्टअप में इन्वेस्टर जल्दी मिल जाते हैं। स्टार्टअप ही वो चीज़ है जो फंडेबल होती है एक्चुअली। बिजनेस किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं देखा जा सकता कि इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें। पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट होता है, और हर एक स्टार्टअप बिजनेस होता है, बट हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। क्या एक सब्जी बेचने वाला स्टार्टअप कहलाएगा? सब्जी की दुकान को आप क्या स्टार्टअप कहोगे? नहीं कहोगे। बट
एक कोई स्टार्टअप करता है, जैसे कोई ऐप बनाता है, कोई वेबसाइट बनाता है, तो वो बिजनेस हो सकता है, वो बिजनेस है। एवरी स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस बट एवरी बिजनेस इज़ नॉट अ स्टार्टअप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडेबल, क्या आपका जो काम है, आपका जो स्टार्टअप है वो फंडेबल है? उसे फंड मिल सकता है क्या? उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? कैसे चेक करेंगे? अपनी कंपनी की वर्किंग मेथड को समझो कि आपकी कंपनी है क्या। आपकी कंपनी अगर प्रोपराइटरशिप फर्म है या फिर LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस चीज़ में या उस केस में आप किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते, फंड नहीं ले सकते, बिकॉज वो चीज़ फंडेबल नहीं है। अगर आपको फंड्स लेने हैं, इन्वेस्टमेंट कराना है बड़े लेवल पर, क्राउड फंडिंग चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर पैसा आपको अपनी कंपनी के लिए चाहिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए, तो आपकी कंपनी होनी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ट फंडेबल मेथड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो आप बड़े से बड़े लेवल पे फंडिंग इकट्ठी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं उन चीज़ों को जो आपको तैयार करके रखनी है फंड रेज करने के लिए, क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हो तो आप उसे क्या दिखाओगे? कि अपना ब्रेन दिखाओगे, देखो इसमें प्लान है, सब कुछ है इसमें, देखो मेरे पास क्या बिजनेस प्लान है, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, सब कुछ इसमें, क्या आप उसे दिखाओगे? तो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको माइंड में रखनी है, वो आपको तैयार करनी है एकदम 100% तरीके से, परफेक्शन उन चीज़ों में लाना है अपने प्लान में उन तीनों चीज़ों को परफेक्ट कर लेना है, तभी आपको एक अच्छा फंड मिल पाएगा, तभी आप एक बेहतर फंडिंग रेज कर पाएंगे। तो वो 3 चीज़ें क्या है? पहला, अ गुड प्लान दैट हैज़ अ स्कोप। अब स्कोप को हम कहाँ सुनते हैं? जब हम स्ट्रीम चूज करते हैं क्लास 11-12 में, तब सुनते हैं भाई मैथ ले ले, बड़ा स्कोप है। तो वैसे ही स्कोप की बात हम इसमें करते हैं। एक ऐसा प्लान होना चाहिए आपके पास जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, जिसमें एक बहुत ज़्यादा स्कोप हो कि हाँ ये प्लान ग्रो करेगा, ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर आप इसमें 100 रुपये लगाते हैं तो फ्यूचर में आपको 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ मिलेंगे। एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि आज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन बहुत बड़े लेवल पर होंगे। ऐसा प्लान आपको बनाना है और इसी तरीके से आपको शो करना है अपने इन्वेस्टर के आगे। तो सबसे पहले प्लान को कई बार चेक करो। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव व्यू से चेक करो कि इतने यूज़र्स यहाँ आ जाएंगे, इतने पार्टनर्स यहाँ आ जाएंगे, इतने कस्टमर्स यहाँ आ जाएंगे मेरे। ऐसे चूज़ मत करो अपने प्लान को, ये भी चूज़ करके रखो अगर पहली बार में इतने नहीं आए तो मेरे पास कोई बैकअप है। अपने प्लान को हर व्यू से देखो, नेगेटिव व्यू से भी देखो अपने प्लान को। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या करेगा, जब आप उसके पास जाओगे वो पूछेगा मैं आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाऊँ, क्या पता आप मेरा पैसा खा गए, क्या पता मेरा पैसा वापस नहीं आया, डूब गया, क्यों लगाऊँ मैं आपके पास पैसा, ऐसे बात होगी। तो वहाँ आपको एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है कि सामने वाला इतनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो आपसे कहे कि यार जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा पहले मैं ही लगाऊंगा पैसा, ठीक है। तो क्या चीज़ बतानी है? अपने प्लान को ऐसे शो करना है कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। अपना प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें स्कोप हो, फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, ऐसा प्लान होना चाहिए आपका। दूसरी चीज़, आपको इन्वेस्टर्स को बताना है हाउ टू रीच योर मार्केट, हाउ यू रीच योर मार्केट। आप मार्केट में कैसे पहुंचोगे, कैसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस को आप कैच करोगे, वो आपको स्ट्रेटजी अपने पास होनी चाहिए आपके पास कि कैसे आप अपनी कंपनी का नेटवर्क बिल्ड करोगे। तो वो स्ट्रेटजी आपको बतानी है आपके इन्वेस्टर्स को कि कैसे आप अपनी कंपनी का नाम पूरे मार्केट में फैलाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली ना, जो इन्वेस्टर होता है उसकी सबसे फेवरेट चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन से वो बेस हैं जो आपकी कंपनी यूज़ करेगी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि एट द एंड इन्वेस्टर का फ़ायदा किस में है? जब कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें या आपको आपके इन्वेस्टर को बताना है कि कैसे आप उन्हें ज़्यादा रिटर्न दिलाओगे, कैसे उनके 1000 को आप 50,000, 50,000 को 1 लाख और 1 लाख को 1 करोड़ में बदलोगे। वो पूरी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास एकदम परफेक्शन में होनी चाहिए, आपको परफेक्ट होनी चाहिए। आपके प्लान में इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करें और इनकी कई बार प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात करते हैं प्री सीड फंडिंग। ये क्या होती है ना, इसे हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, प्री सीड फंडिंग को। अब प्री सीड फंडिंग में कितना मतलब क्या रहता है कि हम इसमें हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या फिर छोटे स्टार्टअप्स के ओनर होते हैं।
जैसे किसी ने छोटा स्टार्टअप शुरू किया है, अब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, अब वो सोचेगा मैं कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट कर लूँ जिससे ज़्यादा इनकम होगी तो मैं अपने स्टार्टअप को ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाऊँगा, तो वो आपके में भी इन्वेस्ट कर देगा। तो ये हो जाती है एक स्टार्टअप से फंडिंग रेज करते हो आप। बट मैक्सिमम केसेस में प्री सीड फंडिंग, अब प्री सीड से आप सोच लो, सीड यानी हम किसी चीज़ का बीज बो रहे हैं, अब बीज से भी पहले, बीज बोने से ही पहले की स्टेप प्री सीड फंडिंग, वहाँ आप फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से पैसा लेते हैं। आप घर पे बोलते हैं पापा मुझे ये करना है, थोड़ा मतलब पैसा मिल सकता है, मुझे ये स्टार्ट करना है। आप दोस्तों से लेते हैं कि भाई मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, एक नहीं दे पा रहा, पाँच से थोड़ा थोड़ा ले लिया, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब दोस्तों से ना लेने में या फैमिली से लेने में एक फ़ायदा है। आप शुरुआत में अगर बैंक से लोन लेते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, तो आपको जब ग्रो करते हो उस टाइम भी आपको एक प्रेशर रहता है कि मुझे EMI भरनी है लोन की, मुझे जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए, मुझे EMI भरनी है। बट आप अगर आप दोस्त से लेते हो, घर वालों से लेते हो, फैमिली मेम्बर से लेते हो, तो आपको ये फिक्र नहीं रहती कि मुझे EMI भरनी है, क्योंकि वो लोग मतलब आपके स्टार्टअप और आपकी ग्रोथ में आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ ये हो गई प्री सीड फंडिंग की बात। अब बात करते हैं प्री सीड फंडिंग में आप कितना अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्री सीड फंडिंग में आप 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ ये गलत टाइप मिसप्रिंट हुआ, मिस टाइप हो गया एक्चुअली, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही छाप दिया गया है, तो उसे इग्नोर मारिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप 5 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये अमाउंट है जो आप प्री सीड फंडिंग में इकट्ठा करते हैं। देन नेक्स्ट फंडिंग क्या होती है? सीड फंडिंग। पहले थी बीज बोने से पहले की फंडिंग, अब है बीज बोने की फंडिंग, बीज बोने वाली स्टेप। तो चलिए सीड फंडिंग में देखते हैं। सीड फंडिंग क्या है कि सीड फंडिंग में एक स्टार्टअप का ऐसा स्टेज होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को एक फाइनल टच दे रहे होते हो, उसे जस्ट रिलीज़ करने वाले होते हो अपने प्रोडक्ट को, वो होती है सीड फंडिंग। ठीक है, सीड फंडिंग में इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फरिश्ते आएंगे, थैला लेके, पैसों का भरा बैग लेके, ये लो इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, हमें भी बढ़ाओ, रिटर्न देना। एंजल इन्वेस्टर कुछ ऐसे ही होते हैं जो मतलब आपको, जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जब आप धीरे धीरे बढ़ ही रहे होते जस्ट, तभी एंजल इन्वेस्टर आते हैं आपके पास। ये बड़ी संतुष्टि लोग होते हैं, ये मतलब धैर्य रखते हैं, अपने पैसे को लगाया, धैर्य रखेंगे, आराम से यूँ अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे कि जब ये कंपनी बढ़ेगी तब मेरा पैसा बढ़ेगा। ये लोग काफ़ी आराम से, मतलब धैर्य होता है इनके मन में, एंजल इन्वेस्टर्स के मन में, क्योंकि ये आपको शुरुआती स्टेज में सपोर्ट करते हैं। माइक्रो बीएस, ये बीएस नहीं, VC होना चाहिए यहाँ, ये भी मिस टाइप हो गया, आज बड़ी गलतियाँ हुई हैं। माइक्रो VC, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है ना, इन लोगों को क्या करना होता है कि पैसा लगाया, पैसा लगवाया, पैसा लगाया, पैसा लगवाया, क्या पैसा लगाया, देन पैसा लगवाया, कंपनी की वैल्यू बड़ी की, अपना पैसा निकाला दुगना तिगना करके, समझ रहे हो? 100 रुपये लगाया, खुद का लगाया, औरों कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, औरों से पैसा लगवाया, अपने 100 रुपये को 1000, 10,000 किया और पैसा वापस निकाला। ये होती है वेंचर कैपिटल की वर्किंग सिस्टम। तो जो छोटे वेंचर कैपिटल होते हैं वो भी इसमें सीड फंडिंग में आपका सपोर्ट करते हैं, जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं सीड फंडिंग में। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग क्या होती है? क्राउड फंडिंग को मैं एंड में बड़ी डीप में बताने वाला हूँ, तो उसे अपन अभी के लिए छोड़ेंगे। सीड फंडिंग में आपकी फंडिंग हो जाती है हद करके 3 से 5 करोड़, 3 से 5 करोड़ सीड फंडिंग हो जाती है आपकी। अब बढ़ते हैं सीरीज ए फंडिंग। ये फर्स्ट राउंड होता है जब आप वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेते हो। वेंचर कैपिटल मैंने क्या बताया? पैसा लगाएगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ा करेगा, पैसा लगवाएगा और अपना पैसा निकालेगा। इसे मतलब बहुत जल्दी होती है अपने पैसे को बड़ा करने की, बहुत चिंता होती है इसे अपने पैसे को बचाने की, बहुत चिंता होती है इसे कंपनी की मार्केट वैल्यू की। वेंचर कैपिटल को ये इसलिए काफ़ी सपोर्ट करता है कंपनी को बड़ा करने में। अब सीरीज ए में कौन कौन पैसा लगाता है? एसोलेटर्स, सुपर एंजल और वेंचर कैपिटल। सुपर एंजल, एंजल्स का ही दूसरा रूप है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जो एंजल इन्वेस्टर्स थे उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाने वाले लोग सुपर एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। और एसोलेटर्स क्या होता है? वेंचर कैपिटल तो हमें पता है पैसा लगाएगा, लगवाएगा और कंपनी की वैल्यू बड़ी करके अपना पैसा निकाल लेगा। बट एसोलेटर्स क्या होता है? एसोलेटर्स क्या होता है?
तो एक्सेलरेटर्स मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम जान लेते हैं सीरीज ए फंडिंग में आपकी फंडिंग की लिमिट कितनी होती है, लगभग 100 करोड़ रुपए। इस फंडिंग के राउंड में आप लगभग 100 करोड़ रुपए अपने स्टार्टअप के लिए इकट्ठा करते हो, अगर आपका स्टार्टअप इस राउंड तक पहुंचता है तो। अब जानते हैं एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। एक्सेलरेटर्स एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको आपके स्टार्टअप के लिए एक जगह प्रोवाइड कराती है, एक ऑफिस प्रोवाइड कराती है। ये आपके स्टार्टअप को एक बच्चे की तरह गोद ले लेती है, आपको जगह प्रोवाइड कराएगी, आपको फंड प्रोवाइड कराएगी, आपको टेक्निकल टीम प्रोवाइड कराएगी, आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी सारी देगी, आपको जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए सब कुछ मिलेगा एक एक्सेलरेटर के यहाँ। ये होते हैं एक्सेलरेटर्स। तो एक्सेलरेटर्स आप मतलब अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप एक्सेलरेटर्स को वहाँ अप्लाई कर सकते हो। कुछ बेहतरीन एक्सेलरेटर्स हैं वर्ल्ड के, उनका नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ स्क्रीन पे। वाई कॉम्बिनेटर वर्ल्ड का बेस्ट, 500 स्टार्टअप, टेक स्टार्स, प्लग एंड प्ले, मास चैलेंज, स्टार्टअप बूट कैम्प। ये हैं वो 6 बेस्ट स्टार्ट एक्सेलरेटर्स जो आपको आपके बिजनेस को एकदम गोद लेंगे। ऐसे थोड़ी सी पार्टनरशिप लेंगे 10-20% और आपको ऑफिस देंगे, टीम देंगे, पैसा देंगे, टेक्निकल टीम देंगे, सब कुछ देंगे। तो एक्सेलरेटर्स अगर आपके स्टार्टअप को एक्सेलरेटर्स अडॉप्ट कर लेते हैं तो मतलब आपके स्टार्टअप के चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ठीक है, एक्सेलरेटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं सीरीज बी फंडिंग की। ये क्या होती है? दिस स्टेज अलाउज स्टार्टअप टू ग्रो सो दैट दे कैन मीट द वेरियस डिमांड ऑफ देयर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे सीरीज ए के बाद। जब 100 करोड़ की आपने फंडिंग कर लिया, इतना ज़्यादा फंड आपने इकट्ठा कर लिया, तो आपके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, मार्केट में आपकी जगह बढ़ेगी। अब उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप उन्हें पूरी कैसे करोगे? उसके लिए आपको फिर से कैपिटल चाहिए, फिर से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसमें आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं VC, वो भी लेट स्टेज वाले वेंचर कैपिटल, लेट स्टेज वाले जो कि ज़्यादा फंड इकट्ठा देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे आपको। ये छोटे मोटे गेम खेलने वाले लोग नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा गेम खेलने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगी। ये जो लेट VCs होते हैं वो लोग। सीरीज बी का जो राउंड होता है, जो सेकंड राउंड होता है अपने फंडिंग का, सीरीज बी जिसे कहते हैं, उसमें आप लगभग कितना पैसा इकट्ठा करते हो? ऑन एन एवरेज 200 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़। तो चलिए सीरीज सी की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज सी और इसके आगे वाली सारी सीरीज हम इसमें कवर कर लेंगे। सीरीज सी, सीरीज डी, ई, एफ, जी बहुत आगे तक जाती हैं। आप राउंड चलाते रहते हो, करोड़ों लाखों करोड़ों पैसा इकट्ठा होता रहता है। इन दिस स्टेज स्टार्टअप सर्च फॉर मोर फंडिंग टू हेल्प देम बिल्ड न्यू प्रोडक्ट्स, रीच न्यू मार्केट्स, इवन एक्वायर अदर अंडर परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। अब इसमें क्या होता है ना, सीरीज सी, डी एंड सो ऑन, ये सारी जो सीरीज राउंड्स रहेंगे आपके फंडिंग के, उसमें आप किस चीज़ के लिए फंड इकट्ठा करते हो, किस चीज़ के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं? आप फंड इकट्ठा करते हो अपनी कंपनी को और नए रूप में ले जाने के, और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के, नई मार्केट में रीच करने के, मार्केट को एक्वायर करने के, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स को टेक ओवर करने के। छोटे छोटे स्टार्टअप को खुद खरीद दो या उनमें पैसा लगा दो। अब आप खुद भी एक इन्वेस्टर बनने वाले हो बहुत बड़े, अगर आप सीरीज सी फंडिंग तक पहुंच गए हो तो। इसमें इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इसमें बड़े भारी इन्वेस्टर्स होते हैं। VC, लेट स्टेज वेंचर कैपिटल, लेट स्टेज वाले जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो फर्म्स होती है प्राइवेट इक्विटी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं इसमें। अब बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो यार बड़ा पैसा तो आएगा ना। बैंक्स, सबसे तगड़े इन्वेस्टर्स बैंक्स। ये चिल्लर वाला गेम नहीं खेलते बैंक वाले चिल्लर वाला गेम नहीं खेलते, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं। इसलिए सीरीज डी, ई, ए, जी जो सारी अपनी जो सीरीज़ हैं आगे की, उनमें आप एक सीरीज़ में कितना पैसा इकट्ठे करते हो? 500 करोड़, 500, 600, 700 करोड़। ये होता है सीरीज सी, डी, इन सब का जो अप्रॉक्सीमेटली फंड रेजिंग होता है वो इतना है। आगे बढ़ते हैं। IPO, यहाँ मैं बताने वाला था क्राउड फंडिंग के बारे में। मैंने बोला था क्राउड फंडिंग के बारे में एंड में बताऊंगा, क्राउड फंडिंग यही आ गई। IPO इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग कॉर्पोरेट शेयर टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। IPO में आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहती, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। जैसे अभी एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, अब ट्विटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट इससे पहले ट्विटर पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। ट्विटर में आप भी पैसा लगा सकते थे। IPO वही होता है कि दुनिया में कोई भी आपकी कंपनी पैसा लगा सकता है, छोटे से लेके बड़े तक सारी लिमिट IPO के लिए खुली रहती है। इसमें इन्वेस्टर कौन होती है? जनरल पब्लिक, हमारे जैसे आप जैसे लोग, जो कि
अपना थोड़ा बहुत सेविंग्स करके पैसा लगाते हैं कंपनीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और एक्चुअली होता भी है वो प्रॉफिट। अब देखो आईपीओ में क्या होता है ना, आप जनरल पब्लिक के लिए अपने सारे शेयर्स खोल देते हो कि अब कोई भी पैसा लगाएगा आपकी फंडिंग में। अब पहले आप फंडिंग रेजिंग कर रहे थे कैसे, 500 लोगों से 1-1 लाख रुपया, 500 लोगों से 1-1 लाख रुपया। आईपीओ में क्या करोगे आप, 5 करोड़ लोगों से 500 रुपये ले लोगे। ध्यान सुनिएगा, पहले आप ले रहे थे कम लोगों से ज़्यादा पैसा, उसके बाद भी इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं होता जितना आईपीओ में हो जाता है, क्योंकि आईपीओ में बहुत सारी जनता से आप थोड़ा पैसा लेते हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो कितना हो जाता है, आईपीओ की जो अप्रोक्स फंड रेजिंग है वो 500 से 5000 करोड़ की होती है। कितना, 500 से 5000 करोड़। अगर आपका स्टार्टअप, आपकी कंपनी आईपीओ के लेवल पे पहुंच गई कि आपको आईपीओ की फंड रेजिंग करनी पड़ रही है, तो आप 500 से 5000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फंड रेजिंग करोगे आईपीओ के थ्रू। अब देखो, अब समझने वाले हम क्राउड फंडिंग। मैंने कहा था क्राउड फंडिंग को डीप में समझेंगे तो समझेंगे क्राउड फंडिंग क्या होती है। क्राउड फंडिंग में मैंने जैसे बताया कि जब आप शुरुआत करते हो, क्राउड फंडिंग शुरुआत में ही बहुत काम देती है। जब आप शुरुआत करते हो अपने स्टार्टअप की, आपके बिजनेस की, तो आप इस 2 कंडीशन लेके चलिए। पहली कंडीशन, आपने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिए। अब वो व्यक्ति अगले महीने आपसे पूछेगा, भाई ग्रोथ बता मेरे को, तू कंपनी, तेरी कंपनी चल भी रही है नहीं चल रही। तो आप कहोगे भाई 1 महीना हुआ है, अभी तो बिल्डअप कर रहा हूँ, भाई 5 लाख रुपए मेरे लगे, कंपनी चल रही नहीं चली, ग्रोथ बता तू। वो आपकी जान खाएगा, गला पकड़ेगा हर महीने, तो ग्रोथ बता। लेकिन वहीं अगर आप 1 लाख लोगों से 5-5 रुपया लेते हैं, कितना, 1 लाख लोगों से 5-5 रुपये, ये कहते हैं क्राउड फंडिंग। 1 लाख लोगों से 5-5 रुपया लिए, आपके 5 लाख हो गए। अब लोगों ने 5 से 5 रुपये दिए, इन्वेस्ट करें, तो लोगों को रहेगा 5 ही रुपये तो हैं। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो पैसा बढ़ जाएगा, नहीं तो 5 ही रुपये तो जाएंगे, छोड़ो यार, वेट करते हैं। कोई भी आप पर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो ये होती है क्राउड फंडिंग का फ़ायदा कि आप ज़्यादा लोगों से थोड़ा पैसा लेते हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप पे प्रेशर भी नहीं आता किसी का, क्योंकि सबका थोड़ा लगा है। कितना लगा है एक व्यक्ति का, 5 रुपया। उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है वो 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्राउड फंडिंग कहाँ करें, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, सबने बताया, फंडिंग के सारे टाइप बता दी। यार ये तो बताओ करना किधर है, जाऊँ कहाँ मैं। तो मैं बता रहा हूँ 6 वो जगह, 6 वो वेबसाइट, 6 वो प्लेटफॉर्म जहां आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। पहली किक स्टार्टर सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट क्राउड फंडिंग की सबसे टॉप वेबसाइट है किक स्टार्टर, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। आप यहाँ जाइए, अपने प्लान को इन्हें शो करिए। काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन है कि आप अपने प्लान को दुनिया को बताएंगे और दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर आपके प्लान को देखेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्राउड फंडिंग थोड़े पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो जाता है। दूसरा इंडीगोगो, ये भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तीसरा पैट्रियन, चौथा गो फंड मी, 5वां सर्किल अप एंड 6वां स्टार्ट इंजन। ये हैं वो 6 प्लेटफॉर्म जो आपकी मदद करेंगे क्राउड फंडिंग इकट्ठी करने में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब करें क्राउड फंडिंग, कभी भी शुरुआत की, आज मेरे दिमाग में प्लान आया, मैंने डाल दिया वेबसाइट पे कि मुझे फंड की ज़रूरत है, नहीं। एक पहले खुद पैसा लगाओ। एक इन्वेस्टर तब तक आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आप खुद नहीं करोगे। अगर आप खुद नहीं करते, पता है इसका सिंबल क्या होता है, मतलब आपको खुद को विश्वास नहीं है आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो इन्वेस्टर काहे विश्वास करेगा। कब करनी है क्राउड फंडिंग, जब पहले आप खुद का पैसा लगा दोगे, तभी आप इन्वेस्टर में विश्वास दिला पाओगे। देखो भाई मैंने भी लगाया, मैंने भी मतलब मुझे विश्वास है अपने प्लान पर, तब आपका पैसा लगवा रहा हूँ। 100 रुपये लग रहे हैं पूरे बिजनेस में, आप 40 लगा दो, 60 बोलो, 40 में लगा दिए, 60 आप लगाओ, थोड़ी सी इक्विटी आप ले लेना। ये होती है क्राउड फंडिंग या किसी भी फंडिंग का यही मेथड होता है। पहले अपना खुद का पैसा शो करो कि हाँ मैंने भी लगाया, मुझे विश्वास है मेरे प्लान पे, तब सामने वाला विश्वास करेगा कि आप भी रिस्क ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा आपके साथ। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बता दिए कहाँ आपको फंडिंग करनी है, सारी जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो लेवल्स हैं फंडिंग के, वो मैंने बता दिए कि पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से करनी है या अपने क्राउड फंडिंग करनी है, एकदम लोन ना लें। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली पसंद तो आई है, तभी अभी तक देख रहे हो, तो यार लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन अगली क्लास का भी पहुँच जाएगा। बहुत सीरीज़ में हम क्लास चला रहे हैं। पिछली में हमने सिखाया था
बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे देना है। आप एक इन्वेस्टर के आगे जाओगे तो क्या अपना ब्रेन खोल के दिखाओगे, ये देखो मेरे पास ये प्लान है, आप उन्हें प्रेजेंट करोगे अपनी चीज़, प्रेजेंटेशन वहाँ काम आएगा। तो प्रेजेंटेशन की वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। और classmeteacher.com पे जाओ, वहाँ भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारा कंटेंट मिलता है आपको, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी बहुत बढ़िया होने वाली है, मतलब आपको करियर में काफ़ी काम आने वाली है। जो आगे की भी वीडियो हैं और जो पुरानी वीडियोस हैं वो तो बेसिक्स हैं, बोलना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। अब जो बात आने वाली है वो एडवांस लेवल की बात होने वाली है। अब सारी क्लासेस एडवांस लेवल की होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।